हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि हमारे कॉलेज के विद्यार्थी आप सभी मेरे को अच्छे से जानते हैं, इस कोरोना काल की महामारी में हमारे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं आपके सामने जब आप घर बैठे हो तो कौन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास कुछ डाटा आपकी सब्जेक्ट का पहुंचाया जाए ताकि आप इस समय का घर पे अच्छे से सदुपयोग कर सको। ठीक है, आज अपन बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में फिजिक्स का एक पेपर है आपका क्वांटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि हर एक टॉपिक मैं आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर कराऊंगा। हर एक टॉपिक आपको बुक्स की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो नोट्स अच्छे से आप उतार सकते हो। इन हर एक आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने वीडियो को पोस्ट करके आप इनके स्क्रीनशॉट उनको अपनी कॉपी में उतार सकते हो। जितना हो सके, जितना गवर्नमेंट का जब तक रूल्स रहेंगे तब तक बंद है, तब तक मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर एक क्लास आपके सामने लाऊंगा इसकी, ताकि आप घर बैठ के अच्छे से सिलेबस कर सके जितनी वही ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे वो 1 यूनिट हो चाहे वो 2 यूनिट हो, ताकि इससे क्या होगा आपका कोर्स बाद में ईजी वे रहेगा। जब अपन ऑफलाइन आएंगे तब अपन आराम से ईजी वे में आगे का यूनिट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट करेगी तो उस समय गवर्नमेंट का एक ही रूल्स रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाए, ताकि जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाएंगे तो फिर अभी आपको बेनिफिट हो जाएगा। आप कम से कम अगर 2 यूनिट पढ़ोगे तो बाद में आपको ऑफलाइन 3 यूनिट ही होगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट आएंगे उनका रहेगा। बीएड फर्स्ट ईयर में आपने 2 बुक्स पढ़ी थी, मैकेनिक्स वाली थी और आपके वेव्स एंड ऑसिलेशन वाली थी। यहाँ सेकेंड ईयर में आती है बीएड वाले, उनके आपके 3 पेपर हो जाते हैं। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए कितने पेपर हो जाते हैं? 3 पेपर। एक पेपर है आपका काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, एक हो जाएगा आपका अगला पेपर हो जाएगा आपका ऑप्टिक्स, और एक हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, ये तीनों पेपर होंगे। लेकिन मैं जो आपका पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैं ये पेपर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं, देखो कि ऑप्टिक्स की पूरी बुक है जो बीएससी सेकेंड ईयर में चलती, लेकिन ये बीएससी सिलेबस में नहीं चलता है, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स ही चलता है। तो काइनेटिक थ्योरी को मैंने अपने आप नोट्स बनवाए हैं, हर एक टॉपिक को वहां से उठाया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और फिर मैंने इसके सारे टॉपिक तैयार करे। तो आप भी आराम से इजी वे से हर एक चीज़ अच्छे से समझना। कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बाद में क्वेश्चन कर सकते हो या कमेंट्स में अपना जवाब दे सकते हो। तो चलो आइए, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये उसका पहला टॉपिक है आपका स्वातंत्र्य कोटि। पहला टॉपिक आपका क्या है? स्वातंत्र्य कोटि, जिसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं अपन? फ्रीडम। आप इस नाम से देखिए, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्र कोटि यानी स्वतंत्रता की कोटि। किसी कण की स्वतंत्रता की कोटि क्या हो सकती है वो अपने को बताना है। ठीक है, वो क्या होती है इसकी अपन डेफिनेशन ये बताएंगे कि कोई भी कण है, किसी कण की संपूर्ण अवस्था व्यक्त करने के लिए, किसी कण की संपूर्ण अवस्था व्यक्त करने के लिए जिन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है वो उसकी कहलाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले इसकी अपन लिखेंगे परिभाषा, किसी कण या विन्यास की संपूर्ण अवस्था, किसी कण या विन्यास की संपूर्ण अवस्था या विन्यास का निर्धारण करने के लिए, विन्यास का निर्धारण करने के लिए, किसी कण की संपूर्ण अवस्था या विन्यास का निर्धारण करने के लिए आवश्यक निर्देशांकों की संख्या को उस कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। उस कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई आपके सामने। ठीक है, क्या हो गई एक बार इसको वापस देखिए। किसी कण या विन्यास की संपूर्ण अवस्था, उसकी टोटल अवस्था अपने को क्या करनी, व्यक्त करनी है। संपूर्ण अवस्था या विन्यास का निर्धारण करने के लिए आवश्यक कोऑर्डिनेट, निर्देशांकों की संख्या। निर्देशांक का जैसे नाम आया आपको निर्देश तंत्र याद आना चाहिए कि निर्देशांकों की संख्या को उस कण की अपन क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अपन एक डायग्राम बनाते हैं। निर्देश तंत्र सभी को बनाना आता है, इसकी 3 डायरेक्शन होती है, तीनों क्या होती है एक दूसरे के लंबवत होती है। 3 दिशा एक दूसरे के लंबवत। एक हो गया आपकी
एक होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी क्या होगी एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी क्या होगी वाई, और ये आपकी क्या होगी जेड एक्सिस, जो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब मैं अगर क्या करता हूँ, देखो इसमें अगर कोई कण, आपको पता है अगर कोई कण एक्स एक्स के अनुदिश गतिशील है किसी वेग से, तो उसका वेग क्या हो जाएगा वी एक्स, एम आर राइट। अगर कोई कण वही वेग से गतिशील है तो उसका वेग क्या हो जाएगा वी वाई, और अगर कोई कण जेड एक्स के अनुदिश गतिशील है तो उसका कण क्या हो जाएगा वेग क्या हो जाएगा वी जेड हो जाएगा। तो पहले मैं आपको एक कण की नॉर्मल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताऊंगा कि क्या होती है, फिर आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर आपको पूछ लूँ एकल परमाणु की स्वतंत्रता कोटि क्या होती है, या द्विपरमाणु की, जब दो परमाणु हो तो उसकी स्वतंत्रता कोटि क्या होती है, या अगर बहु परमाणु हो तो उसकी स्वतंत्रता कोटि क्या होती है, अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, एक कण, लेट मी एक्सप्लेन, माना एक कण सीधी रेखा में गमन कर रहा है, माना एक कण सीधी रेखा में गमन कर रहा है। एक कण कैसे कर रहा है आपका, सीधी रेखा में गमन कर रहा है, तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए, उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, केवल एक निर्देशांक, केवल एक निर्देशांक, कोई सा भी एक, केवल एक निर्देशांक x, x चाहो चाहे y चाहो चाहे z चाहो, कोई सा भी एक निर्देशांक, ये क्या है निर्देशांक है। आपके पास निर्देशांक क्या हो गए, किसी कण के निर्देशांक x y और z, ये आपके क्या हो गए निर्देशांक हो गए। तो अपन लिखेंगे कि ज्ञात करने के केवल एक निर्देशांक x की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी कण की स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल एक ही निर्देशांक की आवश्यकता होती है। तो उस कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि, जिसको अपन स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। आई बात समझ में, वापस देखिएगा, कोई कण एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल एक निर्देशांक, कोई सा भी ले लेते हैं भाई। एक रेखा में आपने पता ना, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, एक भी में निर्देशांक क्या होता है, कोई सी भी एक डायरेक्शन में होता है। तो उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए केवल एक ही निर्देशांक की आवश्यकता है x की। तो इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, कितनी प्रकार से वो स्वतंत्र गमन कर सकता है। इसका कहने का मतलब ये क्या हो गया कि कितनी प्रकार से वो स्वतंत्र गमन कर सकता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, क्या यदि कण आपका द्विविमीय तल में हो, यदि कण आपका किस में हो, यदि कण द्विविमीय तल में हो, यदि कण द्विविमीय तल में हो, तब उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए, तब उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए कितनी, दो निर्देशांक, दो निर्देशांकों की, दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। ज्ञात करने के लिए कितने निर्देशांक की आवश्यकता होती है, दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से हो जाएंगे निर्देशांक, x एंड y। देन उस कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल f कितना हो जाएगा, दो। वेरी गुड, समझ में आ गया। इस कंडीशन में इस कण का स्वतंत्रता कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 डायरेक्शन ले ली। इस कंडीशन में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप चाहो तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अभी इसी प्रकार तीसरा है, इसमें पॉइंट है, देखो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। इसी प्रकार मैं आपको थर्ड वाला पॉइंट बताता हूँ। डेफिनेशन हो गई, थर्ड पॉइंट लिखिएगा आप। जब कोई कण त्रिविमीय निर्देशांकों में, जब कोई कण त्रिविमीय निर्देशांकों में गति करता है, जब कोई कण त्रिविमीय निर्देशांकों में गति करता है,
तब उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए, तब उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए 3 निर्देशांकों, कितने कोऑर्डिनेट चाहिए अब आपको? 3 निर्देशांक, 3 निर्देशांकों ब्रैकेट में x, y, z की आवश्यकता होती है। तीन निर्देशांकों क्या होती है? आवश्यकता होती है। अतः उस कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? उस कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन जैसे कोई कण सीधी रेखा में गति कर रहा हो तो उसकी स्वतंत्र कोटि क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर कोई कण द्विविमीय तल में, एक तल में गति कर रहा है तो उसकी स्वतंत्र कोटि क्या हो जाएगी? x और y। ये आपका पूरा एक तल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसकी क्या हो जाएगी? 2। लेकिन अगर कोई कण त्रिविमीय मतलब आकाश में, त्रिविमीय का मतलब क्या होता है? आकाश में अगर कोई कण हो तो उसकी स्थिति अपन क्या करते हैं? डायरेक्ट नहीं बता पाते। तो उसकी स्थिति बताने के लिए अपन एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। तो इस निर्देश तंत्र के अनुसार अपन बता सकते हैं कि यदि कोई कण त्रिविमीय तल में हो तो उसकी स्थिति पता लगाने के लिए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। तो देन उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओके, अब आपका मेन पॉइंट आता है यहाँ से स्टार्ट। ये तो चलो नॉर्मल चीज होगी। अब जैसे आपको पूछ ले एकल परमाणु, जैसे आपको क्या पूछ ले? एकल परमाणु, एक सिंगल परमाणु, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मोनोएटॉमिक। अगर आपके पास एकल परमाणु लिखा होगा एग्जाम बेकायदा, आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना ऐसे लिखा होगा। मोनोएटॉमिक क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये सारे एकल परमाणु, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ये सारे क्या है? नियल परमाणु। तो इसमें क्या है? इन चीज़ों में क्या है? केवल एक परमाणु है। इन गैसों के अंदर क्या है? केवल एक परमाणु है। तो एक परमाणु होने के कारण अब एक परमाणु की अपने को गति देखनी है, एक परमाणु की अपने को क्या करनी? गति देखनी है। अब इसके अनुसार अपने को देखना है। वो तो कोई एक डायरेक्शन थी, यहाँ अपने को डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन आपके पास परमाणु क्या है? एक है। तो वो परमाणु चाहे इस डायरेक्शन में जा सकता है, देखना ध्यान से देखना, वो उसमें इधर से जा सकता है, स्थानांतरण होकर अणु कहाँ से? x से कहाँ जा सकता है? वही से जा सकता है, और वही से वापस स्थानांतरण होकर किधर जा सकता है? z पे जा सकता है। 2 गति का यहाँ पर क्या? ट्रांसमिटेड जो मोशन होगा स्थानांतरित गति, और एक होगी रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। इन दोनों से अपन एकल परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु, इन तीनों की अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो सबसे पहले एकल परमाणु के लिए क्या होगा? मैंने आपको बताया कि एक ही परमाणु होने के कारण उसकी स्थानांतरित जो गति है, घूर्णन गति नहीं होगी, ओनली स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति 1, 2, 3 तीनों डायरेक्शन में संभव है। अतः एकल परमाणु की स्वतंत्रता कोटि कितनी होगी? 3 होगी। ध्यान रखना, एकल परमाणु जब भी आ जाए आपको स्मॉल एफ कितना लिखना है? 3। अगर आपको किसी भी फॉर्मूले में पुटअप करना है तो आप कितना लिखोगे? 3 लिखोगे। तो मैं आपको लिखाता हूं, जैसे ये गैसों में केवल एक परमाणु होता है, गैसों में केवल एक परमाणु होता है, एक परमाणु होता है, जिसके कारण यह निर्देशांकों में केवल स्थानांतरित गति करता है। जिसके कारण यह निर्देशांकों में केवल कौन सी गति करता है? स्थानांतरित गति करता है। स्थानांतरित गति करता है, और यह गति तीनों परस्पर, और यह गति तीनों परस्पर लंबवत अक्षों के समानांतर होती हैं। देख लो, तीनों लंबवत अक्ष है, क्योंकि इनकी क्या होती है? समानांतर होती है, लंबवत अक्षों के समानांतर होती हैं। अतः एकल परमाणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, एकल परमाणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? आपके सामने 3 आ जाएगी। अब आ जाते हैं अपने द्विपरमाणु अणु। अगला है आपका द्विपरमाणु अणु, जिसमें 2 परमाणु हो।
जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसों में कितने 2 परमाणु हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसों आदि में कितने होते हैं? आदि में 2 परमाणु हैं, जिसमें अब यहां देखो ध्यान से लाइन जो मैं लिख रहा हूं, 3 स्थानांतरित गति के साथ साथ 3 स्थानांतरित गति के साथ साथ 2 घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, 2 घूर्णन गति भी होती हैं। ठीक है, यहां देखना क्या लिखा मैंने द्विपरमाणु होने के लिए कि इसमें क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इस प्रकार के होते थे। आप हाइड्रोजन को तोड़ोगे कैसे लिखोगे? आप हाइड्रोजन को तोड़ोगे ऐसे लिखोगे। आप नाइट्रोजन को तोड़ोगे कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे। मतलब दो परमाणु हो रहे, तो दोनों परमाणु की क्या है? देखो स्थानांतरित गति तो है ही, सेम है, एक चीज और, परमाणु आपके क्या है? सेम है, तो इसकी स्थानांतरित गति तो है ही है, लेकिन दोनों जो अणु वो एक दूसरे के सापेक्ष घूर्णन गति भी करते हैं। तो जब भी आपको पूछ ले कि द्विपरमाणु अणु, बहुत सारे होते हैं, अपन तो 3 एग्जाम्पल लिए, आपको जैसे पूछ ले कि द्विपरमाणु अणु है तो उसकी स्वतंत्रता कोटि कितनी होगी? 3 स्थानांतरित गति तो ही है, उसके साथ कितनी होगी? इसकी 2 घूर्णन गति भी हो जाती। तो अतः इसकी स्मॉल एफ कितनी हो जाएगी? 3 + 2 = 5। ओके, द्विपरमाणु अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम, उस स्वतंत्रता कोटि कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब अपन पढ़ते हैं बहुपरमाणु अणु। त्रिपरमाणु हो गया, बहुपरमाणु हो गया, एक ही बात है। बहुपरमाणुक अणु, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? जैसे H2O ले लिया, और क्या ले लिया अपन ने? CH4NH3। बहुत सारे ले सकते हैं बहुपरमाणु, जिसमें बहुत सारे अणु। आदि में कम से कम 3 होने चाहिए। आदि में 3 या 3 से अधिक, आदि में 3 या 3 से अधिक परमाणु होते हैं, ठीक है। देन स्थानांतरित गति कितनी हो जाएगी? कितनी हो रही है? 3। और घूर्णन गति भी कितनी हो जाएगी? 3 हो रही है ना भाई, कम से कम कितने? 3 है, तो तीनों के सापेक्ष घूर्णन गति हो जाएगी। तो घूर्णन गति भी कितनी हो जाएगी? घूर्णन गति 3। अब यहां पर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें तो 3 से ज्यादा भी परमाणु हो रहे हैं। भाई आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि यहां पर 3 से ज्यादा भी परमाणु हो रहे हैं, तो घूर्णन गति बढ़ नहीं सकती? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्थिति, जब भी कोई कण बिल्कुल आकाश में, तब अपन त्रिविमीय निर्देशांक यूज लेते हैं। त्रिविमीय निर्देशांक से आगे अभी तक कोई निर्देशांक बना ही नहीं, तो अपन उसकी कितनी प्रकार से गति बता सकते हैं? 3 प्रकार से ही गति बता सकते हैं। चाहे इसमें 4 परमाणु हो, चाहे इसमें 5 परमाणु हो, चाहे इसमें 6 परमाणु। इसलिए अपन यहाँ नाम क्या लिखा? मैं चाहता था यहाँ पर त्रिपरमाणु भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसका नाम क्या लिखा? बहुपरमाणु अणु। तो बहुपरमाणु अणु में 3 तो स्थानांतरित गति होगी और 3 इसकी कितनी गति होगी? गुणन गति होगी। तो अतः उस कण की, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 + 3 = 6। बस ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। आपको तीनों चीजें जाना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता कोटि किसे कहते हैं? किसी कण की स्थिति या विन्यास का पता करने के लिए अपन जिन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है वो स्वतंत्रता कोटि कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, डायग्राम बनाया, एकल के लिए 1 होगी, द्वि के लिए 2 होगी, और त्रि के लिए कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन अपने को जो मेन देखना वो देखना एकल परमाणु के लिए, द्विपरमाणु के लिए और त्रिपरमाणु होने के लिए। एकल परमाणु के लिए कितनी हो जाएगी? 3 स्वतंत्रता कोटि 3 हो जाएगी। द्विपरमाणु के लिए 2, कम से कम 2 अणु है, तो स्थानांतरित गति तो हर परमाणु की है, लेकिन उसकी 2 क्या हो जाएगी? गुणन गति। 3 + 2 कितने हो जाते हैं? 5। और बहुपरमाणु अणु की कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट है। इस टॉपिक को आप अच्छे से कॉपी में हैंडराइटिंग के साथ उतार देना। अब चलिए आगे, अगला टॉपिक है आपका, अच्छा टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है आपके। अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ वो वाला टॉपिक आपके एग्जाम में पूछते हैं। ऊर्जा के समविभाजन का नियम।
ऊर्जा के समविभाजन का नियम, लॉ ऑफ इक्विप्रेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नाम से पता चलिए सम विभाजन, नाम क्या लिखा हुआ है, सम विभाजन, यानी उसका ऊर्जा का अपने को क्या करना है, समान विभाजन करना है। आपके फर्स्ट क्लास में भी इसका अच्छे से टॉपिक था, मतलब ये आपके डायरेक्ट यहाँ पर अपन उसकी कोई मान होगा जो अपन लिखेंगे, पहले अपन इसका नियम क्या होता है वो नियम मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। पूछ सकते हैं आपको नियम, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना इसका। ऊर्जा का समविभाजन नियम होगा कि इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा लगा के, मैंने आपको पहले बताया इन्वर्टेड कॉमा लिखना, उसमें साम्य की स्थिति में, उसमें साम्य की स्थिति में, इस नियम के अनुसार उसमें साम्य की स्थिति में किसी निकाय की कुल ऊर्जा, किसी निकाय की कुल ऊर्जा, किसी निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में, उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में, उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है, समान रूप से विभाजित होती हैं। ये इसका नियम हो गया। ओके, वापस पढ़िए नियम क्या, देखो उसमें साम्य मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उष्मा भरी हुई है और बिल्कुल साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था का मतलब क्या है कि उष्मा ना तो खत्म हो रही ना ही नष्ट हो रही, एक प्रकार से आपकी उष्मा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। कि उसमें साम्य की स्थिति में किसी निकाय, निकाय क्या होता है आपको पता, पूरा एक सिस्टम, किसी निकाय की कुल ऊर्जा, किसी निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है। यहाँ लाइन ध्यान से रखना, कैसे, ये आपका निकाय हो गया, इसके अंदर ये टोटल एनर्जी कितनी आपको दे रखी है, E, ठीक है। अब इस निकाय में जैसे एक निकाय जो मतलब बहुपरमाणु अणु से, बहुपरमाणु आपका परमाणु है जिसमें बहुत सारे परमाणु से मिलकर बना है, तो यानी जितने भी परमाणु उसके प्रत्येक की स्वतंत्र कोटि कितनी होती है, 6, आपको पता है। तो यानी हर परमाणु को बराबर रूप से कितनी मिलेगी, 6 मान मिलेगा। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन होता कितना है मैं आपको मान बता देता हूँ। ये प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि में क्या होती है, समान रूप से विभाजित होती हैं, और इसका जो मान होता है, और प्रत्येक स्वातंत्र या स्वतंत्र एक ही बात, प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि में, प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि में प्रति अणु ऊर्जा, प्रति अणु ऊर्जा 1/2 kT होती है। प्रति अणु ऊर्जा कितनी होती है आपकी, 1/2 kT होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये फिक्स मान है। ये कितनी होती है, ये देखो, ये टॉपिक आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, ये बीएससी सेकेंडरी के सिलेबस में आ जाता है। अभी इसको करेंगे तो अपन बहुत बड़ा है, काफ़ी लंबा, जब आप ऑफलाइन क्लास लेंगे तब मैं आपको, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको आपको समझा दूंगा कैसे किसको करना। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हर अणु को कितनी मिल रही है, 1/2 kT फिक्स है। ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या कहता है कि निकाय के अंदर जितने भी अणु हैं उसको सबको स्वतंत्रता कोटि कितनी होती है, समान रूप से विभाजित होगी, और प्रत्येक अणु को जो ऊर्जा मिलेगी वो कितनी मिलती है, 1/2 kT। और जहाँ के क्या है आपका, जहाँ के आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जहाँ के आपका क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और टी आपका क्या है, स्वतंत्रता, टी आपका क्या है, परमताप। ओके, ये हो गया आपका नियम हो गया। अब मैं कुछ यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस नियमानुसार, इस नियमानुसार यदि किसी अणु की स्वतंत्रता कोटि F है, इस नियमानुसार कोटि F है, किसी अणु की स्वतंत्रता कोटि क्या है, F है, तो
उस अणु की गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 F/kT वो हो जाएगी। ध्यान रखना है फॉर्मूला। ये देखिए आप कि अगर किसी अणु की स्वतंत्रता कोटि F है, F मैंने आपको बताया क्योंकि F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब F एकल परमाणु होगा तो F कितना हो जाएगा 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा 3/2 RT। F की जगह अपन 3 लिख देंगे। इसी प्रकार अगर आपका F द्विपरमाणु गति कितने हो जाएगा 5/2 RT, त्रिपरमाणु गति कितना हो जाएगा 6/2 RT। तो गतिज ऊर्जा क्यों लिखा देखो एनर्जी में, क्योंकि अणु आपका उस सिस्टम के अंदर कंटिन्यू गतिशील रहेगा। अणु आपका उस सिस्टम के अंदर क्या होगा गतिशील रहेगा, तो उस अणु में जो ऊर्जा समाहित हो रही है, जो ऊर्जा निहित हो रही, वो आपकी कौन सी हो जाएगी औसत गतिज ऊर्जा E बराबर 1/2 F/kT। ठीक है, F/kT। एक चीज और अपन कर सकते हैं, वो क्या, इसी में देखना आगे नियम लिख लिया, नियम को हटा रहा हूं मैं, इसी में आगे चल रहे, अभी आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। इसी में मैं ये ले रहा हूं कि यदि निकाय में, देखना ध्यान से देखो, यदि निकाय में अणु की संख्या, यदि निकाय में अणु की संख्या n हो, निकाय में अणु की संख्या कितनी हो n हो, तब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी E बराबर n इंटू 1/2 F/RT। कोई कमी है बताइए? अरे कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं लिखा ना? ये होगा। अगर n अणु, एक अणु की ऊर्जा कितनी हो रही है 1/2 F/RT, F उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो n अणु की संख्या कितनी हो जाएगी E बराबर n इंटू 1/2 F/RT। लेकिन एक फॉर्मूला होता है, आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, n के बोल्ट्जमान नियतांक और कुल अणु इन दोनों का गुणनफल R के बराबर होता है, और R आपका क्या होता है गैस कांस्टेंट। R आपका क्या होता है गैस कांस्टेंट होता है। तो इस कंडीशन में जो असित गतिज ऊर्जा होगी E बराबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2, क्या लिखूं बताइए, मैं थोड़ा गलत कर दिया मैंने, KT के चल रहा है, सॉरी, 1/2 RT। एक चीज़ और लिखनी मेरे को, 1/2 F/RT। ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है कि प्रति अणु को जो ऊर्जा मिलेगी वो कितनी मिलेगी E बराबर 1/2 F/RT। क्लियर है? एक बार वापस समझ लीजिए ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या होता है, ऊपर मैंने लिखा दिया, वो देख लेना आप। फिर मैंने क्या बताया कि ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक अणु को कितनी ऊर्जा मिल रही है E बराबर 1/2 KT। E बराबर क्या था 1/2 KT। अगर उस अणु की स्वतंत्रता कोटि F हो, तो इस कंडीशन में अणु की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा E बराबर 1/2 F, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अगर उस निकाय में कितने अणु अपने पास, अणु की संख्या n हो, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका E बराबर n इंटू 1/2 F/kT। ओके, लेकिन एक अपने को पता है n के बराबर कितना होता है अपने पास R होता है, तो इस कंडीशन में अपन बता सकते हैं E बराबर 1/2 F/RT। ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला हो गया। अगर आपको ये एकल परमाणु के लिए पूछ ले, इसी में देखो आगे, अगर ये एकल परमाणु के लिए, एकल परमाणु के लिए आपको पता है F कितना होता है 3 होता है, तो एकल परमाणु के लिए जो औसत गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 3/2 RT। ठीक है, इसी प्रकार द्विपरमाणु अणु के लिए, द्विपरमाणु अणु के लिए F कितना होता है 5, तो E बराबर कितना हो जाएगा 5/2 RT। और त्रिपरमाणु के लिए कितना हो जाएगा, त्रिपरमाणु अणु F कितना होता है 6, तो E बराबर कितना हो जाएगा 3/2 RT, और ये बराबर कितना हो जाता है 3 RT। ओके, ये आपका ऊर्जा का समविभाजन नियम है। और ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या कहता है कि प्रत्येक अणु को समान रूप से ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा कितनी मिलेगी 1/2 KT। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अनुसार मिल जाएगी, तो 1/2 F/kT फॉर्मूला बन जाएगा। अगर अणुओं की संख्या उसमें टोटल कितनी हो n हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका n इंटू 1/2 F/kT। आगे ये और ये करूँगा, मेन फॉर्मूला आपका ये, मेन जो फॉर्मूला आपका वो ये है। ठीक है, ये हो गया आपका ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत क्या होता है। 2 टॉपिक पढ़ लिया अपन ने, पहला था डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसके बाद ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत। अब अपन कुछ परिभाषा है वो मैं आपको करा देता हूँ कि वो परिभाषा कैसे आई।
गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। देखो यहाँ परिभाषा देखना ध्यान से, क्योंकि हर एक टॉपिक को लेकर चलना बहुत जरूरी होता है। थर्मोडायनेमिक्स आप मतलब ऐसी चीज़ें हैं, या यूँ कहो तो आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो हर एक टॉपिक, हर एक लैंग्वेज, हर एक डेरिवेशन, हर एक स्टेटमेंट का वहाँ पर बहुत ही महत्व होता है। अब मोलर विशिष्ट ऊष्मा किसे कहेंगे आपको यही पता नहीं। मोलर विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। परिभाषा ये होगी कि किसी का मतलब अपन क्या करेंगे, किसी को तापमान बढ़ाएगा तो तापमान बढ़ाने से उसको कुछ ऊष्मा दी जाती है। मतलब क्या हो जाएगा अपने पास कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, या उल्टा किसी निकाय को अपन कुछ ऊष्मा दे रहे हैं तो उसका तापमान में क्या होगी, वृद्धि। हीट हो रही तो हीट से उसके क्या होती है, टेम्परेचर में वृद्धि होती है। ये होती है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। अब मोलर विशिष्ट ऊष्मा अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक बार आयतन स्थिर रखकर, तो उसको अपन किसे लिखेंगे, CV, स्थिर आयतन। स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, जिसका आयतन नियत रखना है, और आयतन नियत रखने पर किसी निकाय को अपन ने Q1 ऊष्मा दी, और Q1 ऊष्मा देने पर उसका ताप कितना पता, ΔT पता। ये उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। एक बार अपन क्या रखेंगे, दाब नियत रखने पर क्या हो जाएगी, CP, और वो आगे वही सेम Q1 टेम्परेचर दिया, उसको क्या हो गया, ΔT हो गया। तो सबसे पहले मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, मैं उसकी आपको डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूँ। लिखिएगा आप, जब गैस की मात्रा 1 मोल नियत रखी जाती है, फिक्स रखना है, कितना रखना है, 1 मोल। गैस की मात्रा कितनी रखनी, 1 मोल नियत रखी जाती है, तब इसके संगत विशिष्ट ऊष्मा को मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ओके, क्या बोला मैंने, जब गैस की मात्रा 1 मोल आप क्या रख रहे हो, नियत रख रहे हो, तब इसके संगत विशिष्ट ऊष्मा आपकी क्या कहलाएगी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं, यदि गैस को Q ऊष्मा दी जाए, कुछ ऊष्मा दे रहे अपन, और कितनी ऊष्मा दे दी अपन ने, Q ऊष्मा दे दी। यदि गैस को Q ऊष्मा दी जाए, जिससे इसका ताप ΔT बढ़ जाता है, जिससे इसका ताप कितना बढ़ जाता है, ΔT बढ़ जाता है, तब गैस को दो प्रकार से ऊष्मा दे सकते हैं। गैस को कितने प्रकार से ऊष्मा दे सकते हैं अपन, थोड़ी थ्योरी देखो, आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन क्या करें, ये चीज़ें पढ़ना बहुत जरूरी है। थ्योरी से ही आगे फॉर्मूला बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, है ना। तब उसको अपन कितनी प्रकार से ऊष्मा दे सकते हैं, 2 प्रकार से ऊष्मा दे सकते हैं। एक बार तो गैस के आयतन को स्थिर रखकर, ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, CV, स्थिर आयतन पर। और एक बार अपन क्या करेंगे, गैस के दाब को स्थिर रखकर, एक बार आयतन को और एक बार किसको करेंगे अपन, दाब को स्थिर रखकर। ओके, किसी गैस को कितनी प्रकार से ऊष्मा दे सकते हैं अपन, 2 प्रकार से, ध्यान रखना। कोई भी गैस है उसको Q ऊष्मा देनी है, और Q ऊष्मा देने से उसका टेम्परेचर में कितनी वृद्धि हो रही, भाई बढ़ेगा। भाई पहले उसका तापमान कितना था, T, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, T + ΔT, कुछ तापमान बढ़ रहा है। तो यानी किसी गैस को अगर अपने को ऊष्मा देनी, तो अपन ऊष्मा कितनी प्रकार से दे सकते हैं, 2 प्रकार से अपन किसी गैस को ऊष्मा दे सकते हैं। एक बार उसके आयतन को स्थिर रखकर, एक बार उसके दाब को स्थिर रखकर। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब अपन पढ़ेंगे आयतन वाली। पहला प्रकार, गैस की मात्रा कितनी, 1 मोल। याद रखना गैस की क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल है। तो नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, जिसको मैं किसे लिखूंगा, CV।
नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ओके, आयतन परिभाषा लिख रहा हूं, आयतन नियत रखते हुए 1 मोल गैस का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, कितना भी बढ़ा सकते हैं अपन अपने अनुसार, 1 मोल गैस का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी आपकी? मोलर विशिष्ट ऊष्मा। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की CV कहलाती है। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की CV यानी नियतन आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इसकी परिभाषा होगी कि आयतन नियत रखते हुए 1 मोल गैस का ताप कितना बढ़ा रहे अपन? 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा अपने को चाहिए वो उस गैस की क्या कहलाएगी? CV, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं। ऐसे देखो, माना गैस का ताप 1 केल्विन के, यहाँ पर क्या है? केल्विन के, यहाँ पर क्या है? केल्विन, ध्यान रखना कि आपका क्या है यहाँ पर? केल्विन है। 1 मोल गैस का 1 मोल गैस, एक माना गैस का ताप आयतन, गैस का ताप आयतन नियत रखते हुए 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, गैस का ताप अपन कितना बढ़ा रहे हैं? आयतन नियत रखते हुए 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, अथवा ΔT बढ़ाने के लिए। कितना बढ़ा रहे? ΔT, यानी तापमान में अपन कुछ वृद्धि कर रहे हैं। जैसे पहले उस गैस का ताप कितना है? T, अब अपन उसके टेम्परेचर में क्या करें? हल्का सा इंक्रीज कर रहे हैं। माना डेल का मतलब क्या होता है? आपको अच्छे से पता है, अल्प होता है। तो उसके टेम्परेचर में अपन कितना इंक्रीज कर रहे हैं? ΔT इंक्रीज कर रहे हैं। तो माना गैस का ताप वॉल्यूम को अपन क्या करें? कांस्टेंट रखते हुए 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, अथवा ΔT बढ़ाने के लिए, ΔT बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा Q हो, Q हो, Q1 हो, ΔQ अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तब CV का फॉर्मूला क्या आपके पास क्या बनेगा? ऊपर तो हो जाएगा Q और नीचे क्या आ जाएगा? ΔT। ये आपका फॉर्मूला है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आयतन आपका क्या यहाँ पर? नियत है। तो नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ये हो गई आपकी पहली परिभाषा। ये डेफिनेशन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ोगे तो ही अपन आगे हर चीज़ सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि आपके थर्मोडायनिक्स में गुप्त ऊष्मा या गलन ऊष्मा इस प्रकार की जो है ना, सब अलग अलग होती है, थोड़ी सी मिल जुलती है। फॉर्मूला उनका हल्का सा आपका फॉर्मूला क्या जाता है? अलग जाता है। लेकिन अपने को उनका फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर चाहो तो आप Q1 भी लिख सकते हो। यहाँ पर चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? Q1। अगर आवश्यक ऊष्मा क्या हो? Q1 हो, तो CV बराबर क्या हो जाएगा? Q1/ΔT। ओके, अब इसका मात्रक हो जाएगा, देखो CV का अगर आपको मात्रक लिखना है तो मात्रक हो जाएगा कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। मात्रक देखना, CV का मात्रक क्या है आपका? कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। क्यों लिखा मैंने मोल? क्यों लिखा? 1 मोल गैस है आपके पास गैस कितनी है? 1 मोल है। 1 मोल गैस का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए या कितना भी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? CV कहलाती है। आप इसकी अगर विमा बनाते हो, डायमेंशन विमा बना सकते हो। मोल की मोल ही लिखोगे, केल्विन की क्या होती है? और कैलोरी ऊर्जा कार्य, ऊर्जा क्या है? एक प्रकार से कार्य है, तो कार्य के अनुसार आप इसकी परिभाषा दे सकते हो। तो ये आपका पहला हो गया नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको उतारिए। अब अपन दूसरा पढ़ते हैं, नियत ताप पर। अब क्या हो जाएगा दूसरा आपका? नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, किसको नियत रख रहे हैं? अभी मैं पहले आपको यहाँ लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद उतारना आप। किसको नियत रख रहे हैं अपन? दाब को। थोड़ा सा चेंज करना, CP और CV थोड़ा सा फर्क है।
बाकी कोई फ़र्क नहीं है और सब चीज़ें चलेगी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं आप किसको अपन कर रहे हैं, प्रेशर को अपन यहाँ पर कांस्टेंट रख रहे हैं। तो नियत दाब पर क्या हो जाएगा, दाब को नियत रखते हुए गैस के पास आपके पास कितनी है, 1 मोल गैस है, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना आपको 1 केल्विन बढ़ाना है। तो उसके लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस गैस की क्या कहलाएगी, Cp। Cp का मतलब वही नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा। अब आपको बनाना है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे बना रहे, सबसे पहले गैस कितनी, हमेशा आपको मैंने आपको ये चीज़ मैंने आपको एक चीज़ ये पहले ही बताई है कि जो लाइन अपन सबसे पहले बोलेंगे उसको अपन रखेंगे नीचे, फिर उसके बाद लास्ट में जहाँ आपकी लाइन खत्म हो रही है वो हमेशा ऊपर आती है। तो फॉर्मूला भी आपका ये होगा कि माना गैस का ताप अपन कितना बढ़ा रहे हैं, 1 केल्विन। तो केल्विन मतलब एक तरह से डेल्टी हो गया, और उसको बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा चाहिए आपको, Q2। Q1 की जगह कितनी चाहिए, Q2। तो Q2 अपॉन डेल्टी, तो आपका फॉर्मूला बन गया Cp बराबर Q2 अपॉन डेल्टी। मात्रक होगा ही रहेगा कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। तो आपका ये आज Cp और Cv वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज मैंने आपको 3 टॉपिक कराए, उनमें से 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का समविभाजन का नियम और डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोनों को आप अच्छे से पढ़ना। और आज की क्लास यहीं खत्म होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हाँ सर, क्वेश्चन हाँ उसमें लिखा था सर। अभी जो अपन ने पढ़ा उसके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूं। पहला, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आपको विस्तार से बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका ऊर्जा का समविभाजन नियम। ऊर्जा का समविभाजन नियम किसे कहते हैं। और बड़ा क्वेश्चन बन सकता है एकल, द्वि, मोनोएटॉमिक जो भी होता है, द्विपरमाणुक एवं बहुपरमाणुक अणु के लिए ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या होता है। ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या होता है। और एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, Cp एंड Cv को डिफाइन करो, परिभाषित करो। ठीक है, इसके आगे अब अपन कल पढ़ेंगे।